हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले हैं आज एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के क्वार्टर टू के नंबर्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। सी अब तक का एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का Q1 देखिए, Q2 देखिए, तो पूरे H1 का जो परफॉर्मेंस है वो स्लोअर साइड पे रहा है। मतलब इनका गाइडेंस था, हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है पूरे FY26 के लिए वो 35 to 40% करना। तो अब तक का H1 का रेवेन्यू ग्रोथ है 12%। तो सीम्स लाइक दे आर वे बिलो देयर ओन गाइडेंस एंड मे बी दे सीम्स टू बी डूइंग अंडर परफॉर्म, अंडर डिलीवरी। जो इनका गाइडेंस था उसको मीट नहीं कर पाएंगे शायद। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। कि इनकी जो बिजनेस है उसमें ईपीसी है, हैम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें सिविल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, सीईटीपीजे बनाती है। तो यहाँ पे सिविल वर्क इन्वॉल्व होता है जो इसेंशियली रेनी सीजन जब होता है तो वो एग्जीक्यूशन टाइमली होता नहीं है। एंड इवन जो लेबर का अनअवेलेबिलिटी होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लेबर मार्केट है इट इज अनऑर्गेनाइज। यहाँ पे लेबर दो तरह के काम करता है। जब रेनी सीजन होता है, जब फसल का टाइम होता है, तो वो अपने गांव चला जाता है खेती बाड़ी करने। तो लेबर शॉर्टेज होता है, कॉन्ट्रैक्टर की भी अनअवेलेबिलिटी होती है। तो ये टाइम पे इनका जो एग्जीक्यूशन है टिपिकली H1 में एवरी ईयर इज अ साइकिल की वो सॉफ्टवेयर ही होता है। और ये सिर्फ स्टोरी एनवायरो इंफ्रा की नहीं है। ये आप ट्रांसटेल के नंबर आएंगे तो विल अगेन विजिट दिस एस्पेक्ट। ये H1 उनके लिए भी, सारे कंपनी जो ईपीसी रिलेटेड काम करती है उनके लिए एस्पेक्ट होता ही है। हमने केईआई की बात की थी जस्ट कुछ दिनों पहले, जब केबल एंड वायर स्पेस की केईआई की हमने बात की थी। तो उनका तो केपेक्स डिरेल हो गया बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर। टेक्निकल एस्पेक्ट भी था उनके काम में, बट लेबर और शॉर्टेज जो है या फिर कॉन्ट्रैक्टर का, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो ये तरह के काम में इम्पैक्ट करता है अगर वो एक टाइमली अवेलेबल ना हो। बिकॉज रेवेन्यू रिकग्निशन होता है बेसिस आपने कितना माइलस्टोन पूरा किया है या फिर कितना परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, उसके बेसिस पे आपको रेवेन्यू मिलता है, राइट। तो अगर वो नहीं होगा तो रेवेन्यू रिकग्निशन टाइमली नहीं हो पाता। ये एग्जीक्यूशन ही तो है जो इनका इम्पैक्ट होता है टिपिकली बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, जिसकी वजह से H1 इनके लिए सॉफ्टवेयर होता है, H2 इज क्वाइट हेवियर। तो स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इनका H2 में आता है। और इन्होंने अपने प्रीवियस ईयर्स के नंबर्स को भी शेयर किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो यू विल नोटिस कि इनका जो H1 होता है उसमें 30-35% तक का रेवेन्यू आता है H1 में, ऑलमोस्ट 60-70% का रेवेन्यू आता है H2 में। तो H2 इज वेरी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू H1। अब ये ऑलमोस्ट इनिशियल स्टेजेस है, लाइक मतलब लास्ट आई थिंक ईयर में अराउंड दिस टाइम इनका आईपीओ आया था। तो इट इज हार्डली थर्ड क्वार्टर जब वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इफ इट इज रियली ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। तो ये एक्चुअली टेस्ट होगा कि ये सच में अपना जो गाइडेंस है 35-40% कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसका रियल टेस्ट होगा जब इनके Q3 Q4 के नंबर्स आएंगे। अगर ये अपने गाइडेंस को, क्योंकि इन्होंने अभी भी क्वार्टर टू के कॉन कॉल के बाद भी अपना गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं घटाया, नॉट इवन अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट, दे आर सेइंग we are very confident to achieve 35-40% revenue growth for entire FY26। तो अगर ये कॉन्फिडेंट है तो we'll have to see that reflecting into Q3 and Q4 numbers। तो ये उसका टेस्ट एक्चुअली Q3 Q4 में होगा। they are really talking and delivering on what they already have promised। we'll have to see that, but numbers definitely revenue side पे softer है, but EBITDA and PAT level पे देखेंगे तो that's done well। तो अगर numbers देखिए तो you will notice 7% revenue growth है, EBITDA growth 17%, PAT growth 36%। मार्जिन इंप्रूव है। सी इनका खास बात रहा है कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है एंड व्हाई इट इज कंपेयर डिफरेंट कंपेयर टू वीएटेक वबाग। सी वीएटेक वबाग इस स्पेस की बड़ी कंपनी है, ये भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यही सब ये करती है। बट वेस्ट वीएटेक वबाग जो है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती है। ये फोकस करती है अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज पे, और ये ईपीसी के ई और पी को करती है। तो इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट पे ये फोकस करती है। कंस्ट्रक्शन सी जो है ईपीसी का, ये आउटसोर्स कर देती है थर्ड पार्टीज को। जिसकी वजह से क्या होता है ना, इनका काम तो ये पूरा कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम डिपेंड होता है थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टिंग जिस पे करते हैं। बट इसकी वजह से इनको दिक्कत भी है कि इनके मार्जिन काफी कम होते हैं। तो अब एनवायरो इंफ्रा को अगर वीएटेक वबाग से कंपेयर करेंगे तो एनवायरो इंफ्रा ऑपरेट करती है 25% के आसपास। इनका गाइडेंस भी है एबिटा मार्जिन को 22 से 24 के बीच में मेंटेन करना। आप वीएटेक वबाग के अगर मार्जिन देखेंगे 12, 14, 15% के आसपास होते हैं। बिकॉज सब कॉन्ट्रैक्टिंग जब आप करते हो तो आपके वहां पे कॉस्ट बढ़ने वाले, तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो चार्जेस कर लगाएगा आपको वो देने पड़ेंगे। जो टाइमलीनेस है, क्योंकि आप एनवायरो इंफ्रा अपना खुद का पूरा इन हाउस कंप्लीट स्टेजेस, डिजाइन से लेके, प्लानिंग से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, उसका इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस जो भी काम करना है, डिलीवरी करना है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सब कुछ ये खुद करता है। तो टाइमलीनेस पे इसका काफी ज्यादा कंट्रोल है, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। क्वालिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट है उस पर ये कंट्रोल रख पाता है, जो वीएटेक वबाग शायद उतना ना रख पाए। तो जिसकी वजह से इसके मार्जिन जो है एनवायरमेंट के, दे आर वे बेटर एंड काफी सुपीरियर है कंपेयर टू इसका जो पीयर है। तो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस कंपनी। बट अब देखना पड़ेगा ये जो Q3 Q4 में ये टॉप लाइन पे अगर ये अपना जो गाइडेंस है अगर उसको मीट कर ले तो इट विल बी अ रियली गुड स्टोरी टू टॉक अबाउट। तो नंबर्स इनके एबिटा और पैट लेवल पे दे हैव बीन रियली गुड। रेवेन्यू पे अगर थोड़ा अच्छा करे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर ऑर्डर बुक की बात करें, सी अब इनका जो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है FY25 के स्टार्ट में,
ऑर्डर बुक था ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का, और बुक टू बिल रेशियो जो था ऑलमोस्ट 1 के आसपास था, बिकॉज लास्ट ईयर भी तो इन्होंने 1100 करोड़ किया था। तो बुक टू बिल रेशियो 1 पे था। तो अगर ग्रोथ लाना है ऑन द बेसिस ऑन द टॉप ऑफ जो FY 25 का रेवेन्यू है, तो ऑर्डर्स आना बहुत जरूरी था। तो इनके लिए पूरे H1 में अब तक 1200 करोड़ के नए ऑर्डर्स आए हैं। अब इवन अक्टूबर में इन्होंने 250 करोड़ का नया ऑर्डर जीता है। तो जिसकी वजह से इनका अगर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है करंटली देखेंगे तो वो है 1800 करोड़ का। इसके एडिशनली भी इनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ऑलमोस्ट 980 करोड़ का ऑर्डर है। तो टोटल ऑर्डर बुक जो है ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का है। तो डेफिनेटली इनका बुक टू बिल रेशियो इंप्रूव हुआ है, नए ऑर्डर्स मिले हैं, और इनका इसेंशियली और एक जो अच्छी बात है, पाइपलाइन जो है, बिडिंग का पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी इन्होंने 8000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर दिया है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है। इन्होंने अपने कॉन कॉल में एक और चीज मेंशन की कि एक और प्रोजेक्ट है जिसके लिए L1 हुए हैं, तो लोवेस्ट बिडर हुए हैं, जिसका LOA आना बाकी है, जो फाइनल इसेंशियली कंफर्मेशन होता है कि कंपनी को ऑर्डर मिल गया, तो ये नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आना एक्सपेक्टेड है। तो इनका ऑर्डर बुक फर्दर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब ये जो 8000 करोड़ का इन्होंने बिडिंग किया हुआ है, तो इसका कहना है कि Q3 Q4 में इसका कंफर्मेशन आ जाएगा। अब हिस्टोरिकली इनका जो बिड विन रेशियो रहा है, तो जितने ऑर्डर आपने बिड किए उसमें से आपको कितने मिलते हैं, तो ये बिड विन रेशियो इनका 30 to 40% के बीच में रहा है। बट इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि अगर हमने कंजर्वेटिव साइड पे भी एज्यूम किया कि भाई हमको सिर्फ 20% ऑर्डर हम जीत पाते हैं, तो 1600 करोड़ अगर पूरे 8000 करोड़ में से अगर 20% 1600 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स भी आते हैं, तो जो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस है पूरे साल के लिए, इन्होंने गाइडेंस दिया था पूरे साल के एंड में FY 26 में हमारा जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक होगा वो 2500 करोड़ का होगा। FY 25 में कितना था, 1100 करोड़। तो गाइडेंस था 2500 करोड़ करने का। तो ये जो रिमेनिंग यहाँ पे बिड किया हुआ है उसमें से एडिशनल ऑर्डर्स आएंगे। तो इन्होंने कहा है कि हम वेरी वेरी वेल प्लेस्ड कि हमारा जो गाइडेंस है बाय द ईयर एंड ऑर्डर बुक को 2500 करोड़ तक लेके जाना, वी आर गोइंग टू अचीव इट वेरी इजीली। वी आर गोइंग टू इवन डू मोर देन दैट, बट वी वांट टू स्टे कंजर्वेटिव एट दिस पॉइंट। तो 25 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसका गाइडेंस भी इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो इसेंशियली, और इसी से तो इनको कॉन्फिडेंस आता है कि जो 35 to 40% करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप ये जो ऑर्डर बुक है उसको कंसिस्टेंटली बिल्ड करते रहे, उसमें नया जो इनफ्लो आता रहे, तो ये जरूरी होता है। तो इनको जो अब लास्ट ईयर एंड में या फिर जो स्टार्ट ऑफ दिस ईयर में ऑर्डर्स मिले हैं, अब वहां पे ये डिजाइनिंग वगैरह का काम इन्होंने पूरा कर लिया है, तो अब उसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और जो प्रीवियसली ऑर्डर्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, तो इनका कहना है कि देयर आर 12 प्रोजेक्ट्स जिसका इरेक्शन एंड जो कंस्ट्रक्शन का काम है दैट इज इनटू फाइनल स्टेजेस। तो ये पूरा जब हो जाएगा तो जिसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन Q3 एंड Q4 में होगा, एंड दैट्स व्हाई दे से कि हमारा जो 35 to 40% रेवेन्यू रिकॉग्निशन टारगेट है FY 26 के लिए, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। तो नंबर्स सॉफ्टर थे, बट जो कमेंट्री था इनके कॉन कॉल में, इट वाज एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग। कोई भी एस्पेक्ट पे इन्होंने अपना जो गाइडेंस है जरा भी कम नहीं किया। तो कॉन कॉल वेंट रियली वेल फॉर देम एंड दे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, बीट मे बी इफ इट वाज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, इन्होंने काफी अच्छे से पेशेंटली सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दिया। तो कॉन कॉल वाज रियली गुड फॉर देम। एंड इनका अगर आप कॉन कॉल सुनते हैं ना, तो यू विल आल्सो गेट क्लैरिटी इनका साइकिल कैसे होता है, बिकॉज EPC करते हैं, हैम करते हैं, बैंकिंग की फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो निटी-ग्रिटीज होती है ना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने की, आपको ये सारी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, अगर आप कॉन कॉल सुनेंगे तो you will understand all these factors also. So if you are a budding research analyst, I will definitely advise you start listening to the con call. काफी अच्छा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी आता है जस्ट लिसनिंग टू द कॉन कॉल। अभी अगर बात करें, इन्होंने रिन्यूएबल में एंट्री लिया था। लास्ट क्वार्टर में इनको 2 प्रोजेक्ट्स थे रिन्यूएबल में जो इन्होंने हासिल किए थे। एक था ओडिशा में जो 40 मेगावाट का इनका प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली PTC का प्रोजेक्ट था, जो इन्होंने ऑल थर्ड पार्टी को दिया था, वो अब डिफॉल्ट हो गया। तो ये इन्वायरो इंफ्रा ने ये प्रोजेक्ट विन किया था। अब इसका जो कैपेसिटी है ये 40 मेगावाट का है, बट यहाँ पे एनवायरो इंफ्रा को क्या करना है, तो इसेंशियली उसको फुल कैपेसिटी पे लेके जाना है। तो 40 में से 24 मेगावाट करंटली ऑपरेशनल है, तो इसको 40 मेगावाट पे लेके जाने का जो काम है, सोलर पैनल वगैरह इंस्टॉलेशन, ये सब काम करने वाली है ये जो एनवायरो इंफ्रा है। सी अब ये काम में इसेंशियली EPC बिजनेस तो है ही, मतलब ये स्टार्ट के जो इनिशियल जो 2-4-6 मंथ्स है, बट ये इसेंशियली काम होने वाला है पावर जनरेशन का। तो दोनों जो प्रोजेक्ट्स है, ओडिशा वाला या फिर MSEDCL महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दोनों जो प्रोजेक्ट्स है ये इंडिविजुअल पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स है, IPP जिनको बोलते हैं, ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स है। तो ये EPC नहीं है। तो यहाँ पे इसेंशियली रिकरिंग रेवेन्यू आने वाला है वंस दे गेट कमीशन। ये जब फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे दोनों प्रोजेक्ट, तो यहाँ से ये पावर जनरेशन करेंगे और इसको बेचेंगे। तो पावर का जो रेट है वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। आई थिंक 3 to 4 रुपीज पर यूनिट का इनका चार्ज ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो ओडिशा वाला प्रोजेक्ट है वो तो ऑपरेशनल है, राइट, मतलब फुल कैपेसिटी भी नहीं है, उतना ही फर्क है। तो ये जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन इनका स्टार्ट हो जाएगा, तो इन्होंने बोला है FY 26 में रेन्यूएबल से जो आने वाला रेवेन्यू है इट विल बी 200 करोड़। अब जो इन्होंने गाइडेंस, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि 35 to 40% का जो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है, उसमें
ये रिन्यूएबल का 200 करोड़ इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो जो 200 करोड़ आएगा वो एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दिस नंबर होगा जो 35 to 40% है। तो इसेंशियली दे आर सेइंग कि वी माइट इवन डू 50% इन दिस ईयर FY26। तो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ये अगर अचीव करते हैं तो इट विल बी अ रियली गुड स्टोरी। दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर वेल पोजीशन गिवन जो इन्होंने प्रोजेक्ट एक्वायर किए। अब सी यहाँ पे एक जो स्मॉल एस्पेक्ट नेगेटिव ये वो है कि रिन्यूएबल के जो मार्जिन है वो थोड़े से सॉफ्टर है। अब सी ईपीसी जो है वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट करते हैं उसके मार्जिन करंटली 22 to 25% के आसपास है। बट ये जो रिन्यूएबल एक प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं उसके मार्जिन अराउंड 18 to 20% है। अब इसका कंट्रीब्यूशन करंटली बहुत छोटा है तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ बिग मटेरियल इंपैक्ट। बट इसका अगर प्रोपोर्शन बढ़ता है तो स्लाइटेस्ट ऑफ द डेंट इनके मार्जिन में फ्यूचर में आ सकता है। बट करंटली उसका कंट्रीब्यूशन 200 करोड़ का होगा एंड मार्जिन आर गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 18 to 20%। अब यहाँ पे और भी सवाल थे हाउ यू आर गोइंग टू स्केल दिस बिजनेस। तो सी करंटली 2 प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र उड़ीसा वाला जहां से इनको फिर एक रिकरिंग रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। बट FY27 में इनका कहना है कि वी आर ऑलरेडी बिडिंग फॉर फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स इन द रिन्यूएबल स्पेस एज वेल। तो कुछ और प्रोजेक्ट्स इनको मिल जाएंगे। FY26 में 200 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। FY27 में 500 करोड़ का रेवेन्यू दे आर टारगेटिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल स्पेस। तो इसेंशियली ये एक्सपोनेंशियली रैंप अप होने वाला है ऐसा इसेंशियली इनके बातों से लगता है। बियॉन्ड FY27 इनका कहना है कि द रिन्यूएबल स्पेस कैन ग्रो ऑलमोस्ट 40-50%। तो दे आर क्वाइट एम्बिशियस ग्रोइंग दिस रिन्यूएबल स्पेस। और रिन्यूएबल में इनका फोकस सिर्फ सोलर नहीं है। करंटली ये अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सोलर बिठाते थे इसलिए इन्होंने स्टार्ट सोलर से किया था। बट रिन्यूएबल में विंड हो, बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशन हो, BESS या फिर विंड हो, सोलर हो, कॉम्प्लेक्स कंबाइंड प्रोजेक्ट हो, ये सब तरह के प्रोजेक्ट्स ये करने वाले हैं। एंड दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि मार्जिन को डाइल्यूट ज्यादा नहीं करना है। तो सिलेक्टिवली बिड करने वाले हैं, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने वाले हैं जो रेवेन्यू ग्रोथ भी दे और मार्जिन भी ज्यादा डाइल्यूट ना हो। तो 18 to 20% जो इन्होंने रेंज रखा है ये इनका बॉटम है, इसके नीचे ये जाने ही नहीं वाले। तो अग्रेसिव टारगेट से 500 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर FY27 एंड 40 to 50% ग्रोथ बियॉन्ड दैट। तो रियली हैव नीड टू वॉच आउट ये अगर उसको उतना अच्छे से अगर स्केल कर पाएगी तो इट विल बी अ बिग रेवेन्यू ड्राइवर फॉर द एनवायरो इंफ्रा। अभी अगर बात करें कि इनका सिचुएशन कैसा इन टर्म्स ऑफ जो इनका परफॉर्मेंस रहा है तो इनका डेट स्टिल इज वेल अंडर कंट्रोल। अब इस क्वार्टर में इनके अगर देखेंगे ना जो इन्होंने बैलेंस शीट वगैरह शेयर किया है इनका ट्रेड रिसीवेबल नीचे आया है, डेटर डेज है वो इंप्रूव है फ्रॉम आई थिंक 70 days to 49 days। एक और जो एस्पेक्ट है सी पहले ये अमृत स्कीम के अंडर जो वेस्ट वाटर वगैरह ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह वो सब काम करती थी और दूसरा एक सेगमेंट था जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन के तहत बेसिकली क्या करना होता है, गाँव गाँव तक आपको वाटर पाइपलाइन बिठानी है, नलों तक पानी पहुंचाना है, ये जल जीवन मिशन का काम था। घर तक हर नल और हर घर पानी, ये बेसिकली उसका थीम था। बट हुआ क्या, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पूरे पिछले साल में रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो टाइमली नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट पैसा रिलीज नहीं कर रही, तो अब इन्होंने उस पर फोकस करना बंद कर दिया। तो करंटली अगर आप देखेंगे तो इनका जो ऑर्डर बुक है जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं उसमें सिर्फ 125 करोड़ है जो जल जीवन मिशन वाला है। एंड दे आर नॉट इवन बिडिंग फॉर द जल जीवन मिशन। अगर आगे चलते हुए अगर प्रोजेक्ट्स आते भी है दे डोंट हैव एनी इंटेंशन टू गो इनटू जल जीवन मिशन बिकॉज हिस्टोरिकली इन्होंने देखा है प्रोजेक्ट का जो टाइम बिलिंग है या फिर पेमेंट है टाइमली नहीं हो रहा है, तब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो इनका फोकस कहाँ पे होने वाला है, इनका फोकस होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट बैक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बी इट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। बिकॉज गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि करंटली देयर आर प्लांट्स दैट आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी भी है बट वो उस तरह के नहीं है जो अभी करंटली रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट का अमृत 2.0 स्कीम जो आया है उसके तहत जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बिठाने हैं उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वो ZLD होने चाहिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई भी वाटर उसमें से वेस्ट निकलना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी 100% शुड बी यूटिलाइज इन द सेम प्रोजेक्ट। तो अगर ये सब करना है तो ये जो टेक्नोलॉजी है, नई जो टेक्नोलॉजी है, ये सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका कहना है देयर इज अ बिग एंड वास्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस MIDCs जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है अक्रॉस द एंटायर इंडिया। तो MIDC जो महाराष्ट्र का है यहाँ पे भी इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं एंड महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, इंडस्ट्रियल एरियाज है। ऐसा डिफरेंट स्टेट्स में इनका कहना है कि देयर आर न्यूअर प्रोजेक्ट दैट आर गोइंग टू कम और ये हमारा फोकस एरिया होने वाला है। MIDCs को टारगेट करना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बिठाना और वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिठाना, ये इनका प्राइमरी प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में ये जो है कंपेयर टू जल जीवन मिशन इसके मार्जिन भी बेटर है। तो इसेंशियली यही एस्पेक्ट है, क्योंकि जल जीवन मिशन कम हो रहा है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो प्रोजेक्ट्स है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो मार्जिन को वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज देयर आर वेल बेटर मार्जिन प्रोडक्ट और ये टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे इनका मथुरा सहारनपुर वाला जो प्रोजेक्ट है इन्होंने 2-2 मंथ्स पहले पूरे कर दिए, टाइम के बिफोर पूरे कर दिए। तो यहाँ पे एक बोनस अमाउंट भी होता है। तो गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स यू अगर इफ यू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। आपका खर्चे तो बचते ही है जो भी आने थे, अगर 2 मंथ पहले अगर आपको प्रोजेक्ट पूरा होता है तो लेबर खर्चा बच रहा है, आपके जो
रिकरिंग खर्चे वो बच रहे हैं, इवन आपको बोनस भी मिल रहा है, एडिशनल प्रोजेक्ट भी मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है बिकॉज यू हैव बिल्ड अ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। तो ये सारी चीजें एनवायरो इंफ्रा को हेल्प कर रही है, कंपनी इज रियली डूइंग वेल या दे आर वेल प्लेस्ड। अगर ये अपने एग्जीक्यूशन को जैसे वो कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर H2 में परफॉर्मेंस रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता है तो इट कैन सी अ रियली बिग री रेटिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो करंटली दे आर ट्रेडिंग एट वेरी नाइव प्राइस टू ई लाइक आई थिंक 20-25, बट ये 35-30 अगर 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ करती है एंड पैड ग्रोथ जैसा अभी इनका आया है 40% का, तो अगर 40% पैड ग्रोथ इंजन इज अवेलेबल एट 20%, so you will have to really see where it goes in the upcoming quarters। तो ये रहा है इनका पूरा अपडेट्स। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग या एज आई टॉक्ड अबाउट एजीएम में इनका फोकस होने नहीं वाला। तो नंबर्स रियल लुक गुड। अभी एक और आई थिंक फैक्टर है मिस इनका, जो प्रीवियस क्वार्टर में हमने बात किया था कि एक छोटा सा जो फ्रॉड हुआ था 11 to 12 करोड़ का कुछ यहाँ पे लॉस था, कोई इम्पर्सनेट करके इनके जो मनी जैन साहब है उसने कुछ पैसा किसी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया था। तो वो करंटली अभी भी काम जो है केसेस वगैरह वो चल रहा है, उसमें से आई थिंक 3 करोड़ का पैसा रिकवर हो गया है और आई थिंक 8 करोड़ का अभी भी आना बाकी है, बट उन्होंने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है इस क्वार्टर की। अगर आप पीएनएल देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल लॉस है यहाँ पे, जो एक इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो अब इन्होंने अपने प्रोसीजर्स जैसा प्रीवियस कॉल भी मेंशन किया था, एसओपीज और प्रोसीजर को स्ट्रेंथन किया है ऑपरेशनली, जो ये एक्सीडेंट हुआ था वो वापस रिपीट ना हो। तो ये स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, अब देखना पड़ेगा इनका परफॉर्मेंस H2 में कैसा आता है। I'll definitely keep you posted. Let me know if you have queries about the company or the model or if any other thing. I'll require answer that in the comment section. Thank you so much.